ओवर टू यू, आप शुरू कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो आप शुरू थैंक कीजिए। थैंक यू थैंक यू सर। मैडम। माइला, मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? जी जी, बिल्कुल डेफिनेट। मैं आपको को होस्ट बनाऊं या हो रही है तो ठीक है, इट्स ओके। जी इट्स मैं ओके। देखें, हो गई है मेरा ख्याल है। होगी। यस, हो गई है। ओके, पर ओके। तो जी, सबसे पहले तो वंस अगेन थैंक्स टू मुकालमा। आप लोग मुझे थोड़े अरसे बाद जब ये कहते हैं तो इस तरह के सेशन का फायदा ये होता है कि वो जो मैं रिसर्च कर रही होती हूँ मैं उसको इकट्ठा करती हूँ, एक जगह रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अच्छा इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सके। अभी जो गुफ्तगू हो रही थी, मुझे बड़ा मजा इसलिए आ रहा था कि आज उसमें से काफी सारी बातें शायद हम इसमें टच अपॉन करेंगे। मैं जो इस वक्त काम कर रही हूँ अपने पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च लेवल पे, वो है पीस बिल्डिंग थ्रू एजुकेशन, और उसमें दो मेजर गोल्स हैं मेरे। एक प्री सर्विस टीचर्स के लिए, प्रोस्पेक्टिव टीचर्स के लिए एक कोर्स डेवलप करना, और एक टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर इन सर्विस टीचर्स जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। तो इन दो गोल्स को लेके मैं घर से चली थी और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश की है। आई वुड ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसको समराइज करके आपके सामने पेश कर सकूं, एंड देन वी कैन हैव क्वेश्चन आंसर्स। तो पीस हम सब अपनी अपनी तरह से भी डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हमारे पास हैं जिसको इस वक्त दुनिया में स्पेसिफिक डेफिनेशंस के साथ देखा जा रहा है। पीस उनमें से एक है। यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन देख लें, काउंसिल ऑफ यूरोप की डेफिनेशन देख लें, या मेरे जो इस वक्त फेवरेट ऑथर हैं वो हैं नॉर्वेजियन स्कॉलर योहान गैल्टुंग। और योहान गैल्टुंग के सर जो सेहरा जाता है वो ये जाता है कि इन्होंने पीस की डेफिनेशन को एलैबोरेट कर दिया, और फिर यूएन की डेफिनेशन में भी और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की डेफिनेशन में भी आपको योहान गैल्टुंग का ही रेफरेंस देते हुए बताया जाता है कि पहले डेफिनेशन थी एब्सेंस ऑफ वॉर, पीस इज एब्सेंस ऑफ वॉर। तो इसको उन्होंने चेंज करने में गाल्टन का बहुत कंट्रीब्यूशन है। व्हाट ही सेज इज पीस इज अ रिलेशन between two or more parties. The parties may be inside a person, a state or a nation, a region or civilization pulling in different directions. अब अगर आप पहले हिस्से को इनसाइड अ पर्सन और आखिरी हिस्से को पुलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो ये इतना इंटरेस्टिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है गाल्टुंग का, जिसको हम देखते समझते हुए आगे बढ़ते हैं। और पीस एजुकेशन पे अमेजिंगली सबसे पहली जो स्टेटमेंट हमें मिलती है वो कन्फ्यूशियस की मिलती है, एंड दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, जो कहता है कि पीस ब्रीड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ब्रीड्स होप, एंड होप सॉरी एजुकेशन ब्रीड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ब्रीड्स होप, एंड होप ब्रीड्स पीस। एजुकेशन वो कॉन्फिडेंस दे रही है सिविलाइजेशंस के अंदर। एंड वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन थी उस जमाने में, फिर एक जमाने में फॉर्मल एजुकेशन आई, और इस वक्त हम एक मिक्स ऑफ बोथ लेके चल रहे हैं, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल का हाइब्रिड हो चुका है। हम इस वक्त आज जिस मकालमे में बैठे हुए हैं ये अगेन एक नॉन फॉर्मल एजुकेशनल स्पेस है। मेरी रिसर्च बैकग्राउंड अपनी जो रही है पिछले 10 से 15 साल, अगर मैं देखूं पीएचडी एंड पोस्ट पीएचडी, तो मैं इंटरप्रेटिव पैराडाइम में काम कर रही हूँ। इंटरप्रेटिव पैराडाइम में काम करने से मुराद ये है कि लोगों से मीनिंग लर्न करना, किसी भी फिनोमेना के मीनिंग लोगों के साथ मिल के उनको लर्न करना, और ये बिलीफ रखना कि रियलिटी इज नथिंग बट इंटरप्रेटेड। अभी तक हम जिसको भी रियलिटी कहते हैं वो इंटरप्रेटिव ही है। मैंने इंटरप्रेट कर दी, मेरे से पहले लोगों ने इंटरप्रेट कर दी, मेरे से बाद आने वाले लोग भी इंटरप्रेट कर रहे होंगे। तो दैट्स इंटरप्रेटिव पैराडाइम। क्रिटिकल थ्योरी, क्योंकि मेरी जो पीएचडी सुपरवाइजर थी वो क्रिटिकल पेडागोजिस्ट हैं, उनका बहुत काम है, तो उनके साथ रहते हुए
मैंने क्रिटिकल थ्योरेटिकल लेंस लेना शुरू कर दिया और मेरा फोकस करिकुलम मेनली रहा शुरू में। फिर जब करिकुलम को फोकस करते हुए आगे बढ़े तो देखना शुरू किया कि करिकुलम इनेक्ट कैसे होता है, प्रैक्टिसेस में कैसे आता है। एजुकेटर्स के पास करिकुलम मौजूद है, गिवन है या सेल्फ डिजाइन्ड है। दो मॉडल है दुनिया में। हमारे मुल्क में गिवन है। गिवन से मुराद ये है कि स्टेट डिसाइड करती है कि करिकुलम क्या हो। लेकिन वो इनेक्ट कैसे होता है क्लासरूम में और बियॉन्ड क्लासरूम। और फिर उसका कंटेंट एनालिसिस मेरा एक बड़ा मेजर एरिया रहा। पिछले 10 साल पे अगर मैं आऊं तो मैं क्रिटिकल पेडागोजी, क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस इन पे काम फोकस रहा मेरा। और सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी या अंडरग्रेड मैक्सिमम इन क्लासरूम्स को और उनके टीचर्स को, उनकी फैकल्टी डेवलपमेंट, उनके टीचर्स ट्रेनिंग, इसमें मैं इन्वॉल्व रही। जब हम वो क्रिटिकल पेडागोजी जो एक मैं डिजाइन कर पाई पाकिस्तान के लिए, दैट वाज मुझे लगता है अभी तक की जो बड़ी अचीवमेंट थी वो ये थी कि क्रिटिकल पेडागोजी डिजाइन कर पाई। जब हम उसको लेके क्लासरूम्स में जा रहे थे और उसका पायलट कर रहे थे तो जो चैलेंज आता था वो एक इनबिल्ट एग्रेशन है, और दूसरी तरफ एक इनबिल्ट फियर ऑफ अननोन है। दो बातें हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे अनपैक करना चाहूंगी। यानी लोग जब डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन में जाते हैं उस क्रिटिकल पेडागोजी को लेके क्लासरूम्स में, तो एग्रेसिव हो जाते हैं। नॉन एग्रेसिव मोड में बातचीत नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ जब हम डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन ही में डिटेल्स में जाते हैं तो वो एक फियर ऑफ अननोन की वजह से डिटेल में नहीं जाते। और उस घबराहट में और उस खौफ में मैं हंसा करती हूँ, इसम ज़मीर इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिक नाउन्स भी यूज नहीं करते, डरते हुए, टीचर भी और स्टूडेंट भी। अच्छा, ये दोनों हिंड्रेंसेस जब आ रही थी, एक तरफ एग्रेशन, क्योंकि लोग एग्रेसिव हो जाते हैं और बच्चे भी एग्रेसिव हो जाते हैं जब स्पेशली हम अंडर ग्रेड और हायर सेकेंडरी लेवल पे काम कर रहे थे, और टीचर्स अवॉइड करते हैं ड्यू टू फियर कि अच्छा इससे आगे नहीं जाना, इससे आगे झगड़ा हो जाएगा, एक्सट्रीमिस्ट पर्सपेक्टिव आने शुरू हो जाएंगे। तो मेरी तरह के जो रिसर्चर्स हैं, उनको अपनी ही रिसर्च और प्रैक्टिस के दौरान फर्दर रिसर्च क्वेश्चंस मिलते हैं। तो मुझे ये फर्दर रिसर्च क्वेश्चन मिला कि ये जो एग्रेशन है और ये जो फियर है, इसको किस तरह रिजॉल्व करना है। करते करते, पढ़ते पढ़ते मुझे लगा ये कि मैं सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और अंडर ग्रेड पे काम कर रही हूँ, जबकि ये एग्रेशन और ये फियर दोनों डेवलप हो रहे हैं बच्चे की ग्रूमिंग के अंदर, और ये उसके अंदर ग्रूम किए जा रहे हैं। तो फिर हमें कहीं पीछे जाके इनको ट्रीट करने की जरूरत है। तो अपने पोस्ट डॉक्टोरल वर्क पे काम करने से पहले मैंने ज्यादा लिटरेचर और ज्यादा फोकस करना शुरू किया इस चीज को कि हमारे यहाँ एडल्ट एज से पहले, यानी 18 ईयर्स से पहले के जो साल हैं, जो बच्चा एजुकेशन में गुजार रहा है, अगर वो एजुकेशन में है, तो उस वक्त हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। फोकस क्योंकि मेरा एजुकेशन है तो मैं एजुकेशन ही के लेंस को इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन जो बच्चा आ रहा है ना एजुकेशन में, वो बहुत सारा वॉयलेंस पहले ही एब्जॉर्ब करके आ रहा है। हो ये रहा है, मेरी अब ये रिसर्चर्स अजम्पशन है, मेरी अजम्पशन, जिसमें households, neighborhoods, and schools themselves, they create an aggressive and violent environment जिसमें ये बच्चा ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है। तो फिर मेरा रिसर्च एरिया ये है कि फिर एक ऐसी इंटरवेंशन तैयार की जाए जो टीन एज में जाने से पहले, यानी बाय द ईयर 12 बच्चे के साथ क्लासरूम्स में इस तरह का इंटरेक्शन बिल्ड हो, स्कूल एनवायरनमेंट ऐसी क्रिएट हो, और कम्युनिटी के साथ स्कूल की एंगेजमेंट ऐसी क्रिएट हो कि बच्चे में वो जो एग्रेशन एब्जॉर्ब कर रहा है उसको काउंटर करने के लिए पीस का एलिमेंट बिल्ड होना शुरू हो जाए। तो ये मेरे बिगनिंग पॉइंट्स थे जब मैं यहाँ आई थी। तो रिसर्च अजम्पशंस, लिटरेचर पढ़ने के बाद जो रिसर्च अजम्पशंस हैं,
वो ये हैं कि एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं, हो रहे हैं। उसके बाद आप जब क्लासरूम सिचुएशन में या एजुकेशनल करियर में देखते हैं, तो फेलियर एक बहुत बड़ा फियर बन के खड़ा हुआ है बच्चों के लिए। किसी छोटे से टेस्ट का फेलियर, फाइनल एग्जाम का फेलियर, या अपनी हायर एजुकेशन में जाने तक का फेलियर, और फिर करियर का फेलियर, और आगे। तो ये बहुत बड़ा फियर है। जब आप टीनेज और जब आप अर्ली एडल्टहुड में देखते हैं, तो ब्रेकअप है, डिसोसिएशन है फ्रॉम द फैमिली, डिसंगेजमेंट है। और जब आप उससे आगे देखते हैं, तो फिर फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है। ये जो दायरा बना हुआ है, ये अजम्पशंस हैं कि इंसान के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि मैं पीस का ऑल्टरनेटिव वर्ड वॉर नहीं लेती, मैं पीस का ऑल्टरनेटिव कॉन्फ्लिक्ट लेती हूँ, जो कि गाल्टन की थ्योरी से आता है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहे हैं, वो इन सब चीजों से हो रहे हैं। तो इसको मैं स्किप करती हूँ। अम, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं तीन चीजों के ऊपर बेसिकली फोकस कर रही थी अपनी लिटरेचर रिव्यू के दौरान। एक तो ये कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके लिए मैं काम कर रही हूँ। वहाँ की कल्चरल साइकोलॉजी क्या है, जहाँ हम काम करना चाह रहे हैं। और फिर एजुकेशन कैसी हो। ये मेरे तीन बड़े क्वेश्चंस थे। टू बिगिन विद, मुझे अपने मास्टर्स में याद है, जो मैंने अप्लाइड साइकोलॉजी में किया, एरिक एरिक्सन की थ्योरी को, फ्रॉइड की थ्योरी को बहुत बूम मिला। अ, प्याजे की थ्योरी को भी बहुत बूम मिला। ये एक थ्योरी है जो मेरे दिल के बहुत करीब रही है हमेशा से। और मैं अपनी क्लासरूम प्रेजेंटेशंस भी, मुझे याद है, जब करनी होती थी, तो मैं ये थ्योरी चूज करती, क्योंकि ये है साइको सोशल डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग में। और इस थ्योरी में 8 स्टेजेस में उस हर स्टेज का क्राइसिस और उसमें पैदा हो सकने वाला प्रोबेबली जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सनैलिटी में डेवलप होता है, उसको बड़े अच्छे तरीके से एनहांस किया गया। तो इफ एनीबडी वांट्स टू स्टडी दिस, तो प्लीज फील वेलकम। और एरिक एरिक्सन पे अभी 2024 में जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी की एक बड़ी फेमस बुक है, मैं उसका टाइटल एंड पे आपको दे दूंगी, अभी मैंने रेफर की। उसको भी, वो भी यहीं से शुरू करते हैं कि इसको इसको बड़ी करीब से पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो मैं जहाँ पहुंची, उसमें एडवर्स एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैं साथ अपनी कल्चरल साइकोलॉजी को देख रही थी, पाकिस्तान बेस्ड। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो एक थ्योरी से नहीं, बल्कि मल्टीपल थ्योरीज से आ रहे हैं, कि जो एडवर्स एक्सपीरियंसेस हैं किसी भी इंसान की जिंदगी के। और जब मैं मॉड्यूल डेवलप कर रही हूँ, तो मैं हर जगह टीचर को कह रही हूँ कि पहले खुद को इस आईने में देखो, और फिर देखो कि बच्चा किस चीज से गुजर रहा है। तो वो मॉड्यूल पूरा इसी तरह रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के साथ डेवलप। जब हम एडवर्स एक्सपीरियंसेस पे सबसे पहले बात करते हैं, तो वर्बल इमोशनल अब्यूज है, जो कि इस वक्त नजर आ रही है कि किस फॉर्म में है। डायरेक्ट वायलेंस है और अब्यूज है। जब हम बच्चे के सिनेरियो में देखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये उसके साथ हो रहा हो, लेकिन अगर वो इसको डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहा है, तो भी वो डायरेक्ट ही कहलाती है। बुलिंग एग्जैक्टली बच्चे के साथ होती है, किसी भी तरह की बुलिंग। फिर डिसफंक्शनल होम्स हैं, जहां पर मुस्तकिल एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, या ब्रोकन होम्स हैं जिसमें पेरेंट्स सेपरेट हो जाते हैं। फिर ड्रग अब्यूज है, पेरेंट्स में से किसी के भी साइकोलॉजिकल इश्यूज का होना, ये एक बेस बनती है। घर में किसी तरह की सिकनेस या डिसेबिलिटी होना किसी को, या बच्चे को खुद कोई सिकनेस या डिसेबिलिटी होना और उसमें जिंदा रहना। घर में किसी की डेथ हो जाना, किसी करीबी शख्स की बचपन में, और उसके साथ सरवाइव करना। और दो बहुत बड़े बॉक्सेस, जो आहिस्ता आहिस्ता मैंने बॉक्स का साइज बड़ा किया हुआ स्लाइड पे। एक है पॉवर्टी और हंगर में जिंदा रहना, और फिर एक है वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में जिंदा रहना। ये तमाम एलिमेंट्स क्या देते हैं, ये तमाम एलिमेंट्स साइकोलॉजिकल लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देते हैं।
जिसमें एंजाइटी है। अगर आप पिछली स्लाइड के लफ्जों पर गौर करें तो हर बॉक्स में से एंजाइटी रूट आउट होती है, यानी फियर ऑफ अननोन, एंजाइटी की बेसिक डेफिनेशन। स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या होता है कि मुझे कुछ करना है और मैं नहीं कर पा रहा, ये स्ट्रेस की बेसिक डेफिनेशन। डिस्ट्रस्ट है कि जो कुछ मैं करूंगा उसका नतीजा वो नहीं निकलेगा जो मैं कर रहा हूं, जो मैं चाह रहा हूं, ये डिस्ट्रस्ट है। या मेरे साथ धोखा हो जाएगा, या मेरा कोई साथ नहीं देगा, ये डिस्ट्रस्ट है। डिप्रेशन है, आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने बारे में नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप करना शुरू। और एग्रेशन है कि मैं लोगों पे डिस्ट्रस्ट करते हुए अपने ऊपर नेगेटिव फीलिंग लेते हुए गुस्सा करना शुरू। सो ये वो एलिमेंट्स हैं जो रूट आउट कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस और एडोलेसेंस एक्सपीरियंस। अब हम आ जाते हैं एडल्ट एज में। एडल्ट एज में हमारे पास दो बड़े क्राइसिस हैं, और मैं अभी भी रेफर उसी को कर रही हूँ, एरिक एरिक्सन। एक पर्सनल बेस पे है, एक प्रोफेशनल है। पर्सनल में मेरा घर में और मेरे खानदान में मुझे क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, मुझे कितना वैल्यू किया जाता है, या मैं अपनी वैल्यू किस हद तक बना पाई। फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में मुझे कैसे देखा जाता है, मुझे कैसे वैल्यू किया जाता है, या मैं कितनी वैल्यू बना पाई। मुझे एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन मिल रही है फॉर वॉट एवर आई एम, मैं जैसी दिखती हूँ, मैं जो करती हूँ, क्या मुझे एक्नॉलेज किया जा रहा है। प्रोफेशनल में अगेन गोल सेटिंग, मैंने क्या कर रखी थी, मेरे लिए क्या कर दी गई। अचीवमेंट ऑफ गोल्स मैं कर पाती हूँ तो क्या होता है, और अगर मैं अपने अचीवमेंट ऑफ गोल्स नहीं कर पाती तो फिर मुआशरा मुझे कहाँ खड़ा करता है। और जब मैं अचीवमेंट कर पाती हूँ तो फिर मुझे वो अप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट मिलती है। यानी ये जो एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन है, ये अडल्ट लाइफ का बहुत बड़ा क्राइसिस है, और इसमें से हम सब गुजरते हैं। ये तो पर्सनल था, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, एडल्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस। गाल्टन कहता है कि इसके साथ आपके आसपास जो कुछ हो रहा है, दैट ब्रिंग्स अ कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस पीस सिचुएशन। और गाल्टन की थ्योरी का अच्छी चीज ये थी कि उसने दो तीन चीजों को सेपरेट करके दिखाना शुरू किया। पहले जिसको पीस कहा जाता था, जिस जो डेफिनेशन थी एब्सेंस ऑफ वॉर, जिसमें डायरेक्ट वायलेंस को खत्म किया जाता था, और फिर पीस कीपिंग की जाती, यानी कि दो पार्टीज जो आपस में लड़ रही थी उनके डायरेक्ट वायलेंस को मिनिमाइज करना, और उनके दरमियान एक पीस कीपिंग करना, पीस मेकिंग करना और पीस कीपिंग करना, कि ये दोबारा ना लड़े। गाल्टुंग ने इसको नेगेटिव पीस कहा। उसने कहा कि पॉजिटिव पीस इस डॉटेड लाइन से स्लाइड पे आपको नजर आ रहा है, नीचे है। उसके एलिमेंट्स ये हैं कि कल्चरल वॉयलेंस और स्ट्रक्चरल वॉयलेंस को कम किया जाए। अब कल्चरल वायलेंस डीप रूटेड है कल्चर में, और स्ट्रक्चरल वायलेंस डीप रूटेड है आपके पूरे सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में। तो एक तरफ कल्चर है और एक तरफ आपके सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं। पीस मेकिंग एंड पीस बिल्डिंग। पीस मेकिंग एक अगेन डीप रूटेड है कि आप उनके कल्चर में जाके पीस मेकिंग करेंगे। और पीस बिल्डिंग वो एलिमेंट है जहां जाके एजुकेशन आती है, जहां जाके इकोनॉमिक जस्टिस आता है, जहां ह्यूमन राइट्स आते हैं, जहां सोशल जस्टिस आता है। ये पीस बिल्डिंग है। और ये पीस बिल्डिंग वो कहता है कि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जंग नहीं भी हो रही तो भी पीस बिल्डिंग करते रहना। इसलिए एजुकेशन में पीस बिल्डिंग आती है। करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान अगर हम देखते हैं तो जो दो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई, दिसंबर में एक आई और एक जनवरी 2024 में आई, और एक दिसंबर, एक है ग्लोबल पीस इंडेक्स और एक है ह्यूमन राइट्स वॉच, इन दोनों की रिपोर्ट्स आती हैं। तो मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट को लिखते हुए इन दो लेटेस्ट रिपोर्ट्स को देखा, जिसमें जो हाइलाइटेड वर्ड्स आपको स्लाइड पे नजर आ रहे हैं ये उन रिपोर्ट्स में मेंशन हुए हैं
एक तो ये कि पाकिस्तान को उन्होंने जो 10 कंट्रीज हैं जिसमें अभी तक पीस बिल्ड नहीं हो पा रहा मुकम्मल तौर पे और कॉन्फ्लिक्ट और रेजिस्टेंस मौजूद है, उसमें लिस्ट किया हुआ है। क्यों लिस्ट किया हुआ है? कि टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर, challenges of poverty and injustice are huge, conflict on borders and internal extremism and terrorism are present. Minorities, women, persons with disabilities, older people, and children are vulnerable. They don't feel safe. Feudal mindset in rural areas and social class warfare in urban areas. This is reported. And then religious intolerance, जो रूरल एंड अर्बन में इक्वली रिपोर्टेड है. सो दिस इज द करंट सिचुएशनल एनालिसिस इन 2 रिपोर्ट्स की बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. जब मैं कॉन्टेक्स्ट का लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ तो जो मैं राइट अप कर रही हूँ और अभी मैंने अपने 3 यूनिट्स लिखे हैं बड़े कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, उसमें देयर आर सम फैक्ट्स दैट वी कैन नॉट डिनाई कि हमारा खित्ता कॉलोनाइज रहा है. और कॉलोनाइजेशन क्या है? जब कोई और नेशन अपनी पावर आप पे इम्पोज कर दे. हमारे खित्ते में, मुल्क में डिक्टेटरशिप रही है. डिक्टेटरशिप क्या है? जब कोई इंटरनल फोर्स अपनी पावर आप पे इम्पोज कर देती. और ग्लोबलाइजेशन इस वक्त जिस जगह हम खड़े में हैं, ये नियो इंपीरियलिज्म है इन द डिजिटल वर्ल्ड. अब बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेस अपनी पावर आप पे इम्पोज कर. तो ये कॉन्टेक्स्ट है जिसको मैंने थोड़ा अनपैक किया अपने राइटअप के अंदर. कुछ चीजें मैंने जिक्सॉ के कुछ चीजें अभी मैंने साइड पे लिख रखे हैं, वो अगली स्लाइड में ज्यादा आएंगे. उसमें जियोपॉलिटिकल वॉरफेयर है, उसमें इकोनॉमिक वॉरफेयर है, पावर वॉरफेयर है, और फिर उसमें आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर. अगेन गोइंग बैक टू गल्टन, conflict around us is generally in these 3 categories. एक नेचुरल डिफरेंस है आपकी जियोग्राफिकल लोकेल की वजह से. आप कहाँ से हैं, आपकी एथनिसिटी क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, आप किस फैमिली या रेस से बिलोंग करते हैं. तो ये एक नेचुरल डिफरेंस है अमंग पीपल. सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस है. सोशल एस्पेक्ट कल्चर से ज्यादा आ रहा है, और इकोनॉमिक रिसोर्सेज तक एक्सेस, अपॉर्चुनिटी तक एक्सेस इज इकोनॉमिक डिफरेंस. आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, 5 मिनट रह गए. ओके श्योर. आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ रहे हैं रिलीजियस और पॉलिटिकल बेसिस पे. पीस बिल्डिंग कैसे की जाए? पीस बिल्डिंग के 3 लेवल्स आइडेंटिफाई किए लिटरेचर से: इनर पीस, लोकल पीस एंड देन ग्लोबल पीस. मोस्टली जब हम पीस स्टडीज पढ़ते हैं तो वो ग्लोबल पीस की बात की जा रही है. कहाँ कहाँ जंग जारी है, कहाँ कहाँ पीस मेकिंग करनी है, पीस कीपिंग करनी है. मैं कोशिश कर रही हूँ ज्यादा फोकस करने की इस कोर्स में, स्पेसिफिकली फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स, इनर पीस एंड लोकल पीस. इनर पीस में जो अब तक इकट्ठा कर पाई हूँ उसमें माइंडफुलनेस है. मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इस वक्त कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ. कार्pe diem, इस लम्हे को, इस वक्त को होल्ड करके सोचना. एम आई यूजिंग दिस मोमेंट फॉर अ पर्पस. मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेटिव प्रेयर्स. मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैं अपने आप को कॉन्शियस एफर्ट के साथ एक ऐसे जोन में लेके जाऊं कि मैं रिफ्लेक्ट भी कर रही हूँ, कंटेम्पलेट भी कर रही हूँ, और मैं प्रेयर भी कर रही हूँ. Then I come to reflective practice and I actually am developing exercises जिसमें आप अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए रिफ्लेक्ट करें. मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं कैसे अपने आसपास
वो एक हाला क्रिएट कर सकती हूँ पीस का, कि लोगों को मुझसे मिलते ही, मुझे देखते ही पीस का एलिमेंट मिले। एंड दैट हैपेंस विद कनेक्टेडनेस विद द नेचर। ये जो कंक्रीट के डब्बे में हम बंद हैं, इसमें नहीं मिलता। You need to go out and relate with plants, birds, animals, water, mountains, जंगल, बेयावान, कुछ भी। यूनिवर्सल पीस वैल्यूज हैं जो हम क्लासरूम में बिल्ड करने के लिए मॉड्यूल प्रिपेयर कर रहे हैं। होप एंड जेस्ट को मैं जल्दी जल्दी से बयान करती जाती हूँ। होप है उम्मीद, जेस्ट है ख्वाहिश। होप एंड जेस्ट की वैल्यू है एम्पैथी है। जैसे ही कोई तकलीफ में हो, उसकी तकलीफ को दूसरे की तकलीफ से कंपेयर करके छोटा साबित मत करें। मेरी वालदा फौत हो गई तो मुझे लोग कह रहे हैं लोगों की माँ बचपन में मर जाती थी। नहीं, ये कंपैशन नहीं है। मेरी तकलीफ को उस वक्त एम्पथाइज करें कि यस आई नो ये कितनी तकलीफ बात है। तो ये कंपैशन का एक वैल्यू है कि जब जब भी कोई किसी भी परेशानी में है तो कंपैशनेट होकर एम्पथाइज करें। बी रिस्पॉन्सिव एंड सेंसिटिव। अगर मुझे पता चलता है कि फैजान की वालदा अलील है, बी रिस्पॉन्सिव। सुने गौर से कि उनको क्या अलालत है, क्या मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। बी सेंसिटिव टू इट। फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन। हम कहते हैं हाँ हमने माफ कर दिया, बट वी डू नॉट टर्न बैक टू रिकंसिलिएट। ग्रैटिट्यूड एंड काइंडनेस। मैं ग्रैटिट्यूड तो करती हूँ, मैं शुक्र अल्लाह का भी करती हूँ, लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन फिर उस काइंडनेस को होल्ड करके आगे ट्रांसफर नहीं कर पा रही। ऑल्ट्रुइज्म एंड रेसिप्रोसिटी। मैं सेल्फलेस हो के काम करूं, रेसिप्रोसिटी में बिलीव करते हुए कि दिस गुडनेस विल रिटर्न टू मी। ये यूनिवर्सल पीस वैल्यू है कि अगर मैं सेल्फलेस होके काम करूंगी, द गुडनेस विल रिटर्न टू मी। क्लासरूम में हमें क्या चेंजेस लेके आनी है? नंबर 1, हमें उसको वेलकमिंग बनाना है। ये एक टीचर है, मैं सिर्फ इसका फेशियल एक्सप्रेशन आपको दिखाना चाहती हूँ। ये वेलकमिंग है, ये एक स्माइल, ये बॉडी लैंग्वेज जिससे किसी बच्चे को डर नहीं लगने वाला, नॉन वायलेंट है, नो कंपटीशन है। ये है वो पीस पेडागोजी जो इस वक्त मैं बिल्ड कर रही हूँ। ये अभी अपनी बिल्कुल रॉ फॉर्म में है, और जैसे मैंने क्रिटिकल पेडागोजी बिल्ड की थी, उसकी 7 स्टेजेस थी, इसी तरह इसकी भी मैं स्टेजेस बिल्ड कर रही हूँ। डायलॉग, डिस्कशन एंड डाइवर्स ओपिनियन इन क्लासरूम विदाउट डिबेट। डिबेट में झगड़ा है, डायलॉग में झगड़ा नहीं है, डिस्कशन में झगड़ा नहीं है। डिबेट में आप अपना ओपिनियन इम्पोज कर रहे हैं और दूसरे को कोशिश कर रहे हैं कि वो मान जाए। इसमें आप सिर्फ टेबल पे अपनी थॉट्स रख रहे हैं। डायलॉग, डिस्कशन एंड डाइवर्स ओपिनियन। कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी विदाउट कंपटीशन। कोलैबोरेशन होगी ही तब जब कंपटीशन खत्म किया जाएगा। मुझे किसी के ग्रेड्स के आगे जाने से कोई डर नहीं होना चाहिए। बच्चे को ये पता चलना चाहिए कि हम सब ने मिलके एक एक क्रिएटिव काम करना है, क्रिएटिव प्रोसेस है। एंड व्हेन वी डू दिस, जब ये वाला पार्ट हो जाता है तो पैसिविटी खत्म होती है। वो बच्चे जो बिल्कुल पैसिव रहते हैं क्लास में, वो भी एक्टिव हो जाते हैं एंड दे आर रेडी टू वर्क विद यू। दिस ब्रिंग्स an opportunity for place based and problem based learning, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएगी। जब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएगी तो एंजाइटी कम होनी शुरू होगी। बियॉन्ड क्लासरूम कुछ चीजें करने की जरूरत है, जिसमें लैंग्वेज एंड लिटरेचर एक्टिविटीज हैं। ऐसे राइटिंग करवाएं, स्टोरी टेलिंग करवाएं, कुछ भी लैंग्वेज लिटरेसी से रिलेटेड। क्रिएटिव आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो आपकी लोकल क्राफ्ट है, आपके लोकल आर्ट्स हैं, उसको अपनी एक्टिविटीज का हिस्सा कर लें। परफॉर्मिंग आर्ट्स में डांस एंड ड्रामा आर टू ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस, जो एब्जॉर्ब किए हुए वॉयलेंस को एक बड़े क्रिएटिव तरीके से एक्सप्रेस कर देगा, बजाय इसके कि वो आपस में फाइट किए जाए। रिलीजियस एंड कल्चरल सेलिब्रेशंस एंड फेस्टिविटीज, ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म,
गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड वॉलंटियर वर्क। वॉलंटियर वर्क को दुनिया में इतनी वैल्यू दी गई है फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। ले जाएं बच्चों को किसी पार्क में वॉलंटियर वर्क करवा दें, नेबरहुड में वॉलंटियर वर्क। So why to do all this? Building the culture of peace. Culture of peace के ये 7 elements, और यहाँ पर मेरा ख्याल है कि मैं इसको खत्म कर रही हूँ। नंबर 1, जब आप क्लासरूम्स में ये सब कुछ बिल्ड कर रहे हैं, it builds democratic values. Democratic values क्या है? Freedom of thought, freedom of speech, freedom of expression, interfaith and harmony and multiculturalism, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। वो जो पूरा कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट का पूरी फिलॉसफी है, वो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे है। हम एक दूसरे की हिफाजत कर रहे हैं। सेफ्टी ऑफ वल्नरेबल सब ग्रुप्स, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। जब आप लोकल आर्ट क्राफ्ट और उन चीजों को बिल्ड करते हैं अपने आसपास, और सोशल वर्क को बिल्ड करते हैं, तो क्या जन्म लेता है? कोऑपरेटिव्स जन्म लेते हैं, लोकल कोऑपरेटिव्स, जिसमें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आनी शुरू होता है, सोशल इनजस्टिस मिनिमाइज होना शुरू होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जब मैंने अभी यूनेस्को का GCED कोर्स किया तो पता चला कि ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन इन्हीं ऊपर की 6 चीजों का नाम है। ऑल दैट यू नीड टू डू इज प्लेस बेस्ड एजुकेशन को उठाएं और फिर ग्लोबल पर्सपेक्टिव तक। तो यहाँ मैं रुकती हूँ। ये 3 डायमेंशंस होती हैं जिस पे हम काम करते हैं। लेट्स नॉट गो देयर, यही रुकते हैं एंड लेट्स हैव क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मैंने एंजॉय किया आपकी प्रेजेंटेशन को। ये मैं वो ट्रेडिशनली नहीं कह रहा, मुझे ये लगा है आपकी प्रेजेंटेशन सुन के कि एजुकेशन तो आपका बेसिक फील्ड है ना, तो आप मेरे फील्ड के काफी करीब आ गए, हमें कॉमन ग्राउंड बढ़ गई है। और मुझे अच्छा लगा गॉल्फिन को मैंने पढ़ा है, बिल्कुल ये मुझे मजा आया गॉल्फिन का सुन के, जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आपने लिया है। तो मेरा ख्याल है कि इसके साथ ना एक और ब्रिटिश फिलोसफर है, पॉल रॉजर्स। जी। पॉल रॉजर्स को भी आपने यकीनन इसमें कहीं ना कहीं जिक्र उसका आया होगा, उसका काम भी बहुत मजे का है। तो बहरहाल मैं जब मैं नॉन डायरेक्टिव डायलॉग और नॉन डायरेक्टिव कम्युनिकेशन पे जाती हूँ, तो उस वक्त डॉक्टर साहब कॉल रॉजर्स ही मेन हमें बेसिस प्रोवाइड करता है। एंड बिल्कुल राइटली पॉइंटेड। थैंक यू। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बाकी जो दोस्त हैं उनकी तरफ चलते हैं। किसी का भी कोई कमेंट, कोई सवाल, कुछ भी, एनीथिंग, इट इज ओपन हाउस नाउ। जी डॉक्टर साहब, इसको हाँ ठीक है, इट्स ओके। जी जनाब, शुमाइला। जी शुमाइला। हाँ डॉक्टर अफशा, मैंने आपकी पहले भी ये वाली अटेंड की थी और आपने यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग की बात की ना, तो मैं उस टाइम मैंने जो एक चीज मिस की ना, आपने एक जो नॉन वर्बल टीचर्स के जो जेस्चर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, वो क्योंकि मेरे बच्चे मुझे आके बता रहे होते हैं कि टीचर के वो जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो किस तरह के थे, या वो कितने गुस्से में थी कि जो सवाल बनता था उनसे कर नहीं हम पाए हैं, या फिर हमारे सवाल को जो है वो किस तरह से डील किया गया कि वो बाकी बच्चे हंसना शुरू हो गए। तो ये इस तरह की, क्योंकि मैं स्कूल वो टीचर्स के साथ भी थोड़ा ताल्लुक है, तो ये वाली जो चीजें मैं ये देखती हूँ ना, ये मुझे बड़ी परेशान कौन लगती है। और मुझे लगता है ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है वो ना होने के बराबर है, इसलिए टीचर्स ये कर रहे होते हैं। इवन वो अपने ऑफिस से आती हैं, वहां से जो भी अपनी बातें सुन के आती हैं, और यहाँ पे आके अपनी क्लासरूम में डायरेक्टली अगर बच्चों को नहीं भी बता रही कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली वो सब कुछ कन्वे कर देती हैं। आज के बच्चे इतने तेज हैं कि वो अंदाजा लगा लेते हैं कि टीचर की ना खातिर हुई है आज ऑफिस में, तो हमारी भी खैर नहीं है। तो ये इस पे इसमें जी इस पे इस वक्त ना मेरे साथ मेरी एक PhD स्टूडेंट है, निम्रा। और ज्यादातर SEL लर्निंग जो है ना, वो बच्चों पे फोकस है। हमारा फोकस इस वक्त इस मॉड्यूल का एक हिस्सा निम्रा डेवलप कर रही है, वो टीचर्स की SEL है, सोशल इमोशनल लर्निंग। आपने बड़े प्यारे सादे से तरीके से समझा दिया कि टीचर भी तो एक एडल्ट है, वो भी तो एब्जॉर्ब कर रहा है ना कॉन्फ्लिक्ट को और क्राइसिस को।
जब वो क्लासरूम में पहुंचता है तो नोइंगली और अननोइंगली उसके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वो चीजें आ जाती हैं। तो हम टीचर की एससीएल पे जो काम कर रहे हैं वो ये है, पिछले दिनों मैंने एक छोटी सी जुमला उसमें से इन्वर्टेड कॉमास में से लिखा था कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ चाइल्ड यूजेस एन अब्यूजिव वर्ड, तो टीचर ने 3 दफा रिपीट करना है अपने दिल में कि ये गाली नहीं है, ये एक लर्न्ड बिहेवियर है एडोलेसेंट का या चाइल्ड का, और ये वर्ड चूज करना है कि वो एडोलेसेंट है या वो चाइल्ड है, ताकि आपको रिस्पॉन्ड करना आए। एक अडल्ट जब आपको गाली देता है तो आप उसको एज एन अडल्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक बच्चा अगर क्लासरूम में झगड़ा करता है या कोई अब्यूजिव वर्ड यूज करता है, तो आपने सबसे पहले ये सीखना है कि इसको, इसके रिएक्शन को, रिस्पॉन्स को प्रोसेस करना है माइंड में और फिर रिस्पॉन्ड करना है। कुजा ये कि आप अपनी सारी बर्डन लेके क्लासरूम में पहुंचते हैं और आप रिएक्टिव हुए हुए होते हैं उस वक्त। तो हम इसके ऊपर एक पूरा मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं कि क्लासरूम में व्हाट्स योर पर्सोना, क्लासरूम या प्लेग्राउंड या कहीं पर भी जब बच्चे और एडोलेसेंट्स आपके साथ, दैट्स अ डिफरेंट पर्सोना दैट यू नीड टू कैरी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जी जनाब। तो और कोई सवाल किसी का अभी नहीं है? अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि सवाल नहीं है तो ये जो अभी आपने बात की ना और शुमाइला ने बात की, मुझे खैर उस वक्त मैं इतना कॉन्शियस तो नहीं था, ना मुझे इसका आइडिया था मतलब इंटेलेक्चुअली। वैसे ही मुझे एक के बारे में ये इल्म था कि वो ही वाज माय स्टूडेंट, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में था। तो उसके फादर ने सेकंड मैरिज, अच्छा, तो ठीक है। उस बच्चे मतलब विदाउट एनी प्रोवोकेशन, विदाउट एनी कॉन्टेक्ट, क्लास में मेरे साथ काफी, जो मुझे लगा, बड़ी बदतमीजी की है। अब चूंकि ये इंफॉर्मेशन मेरे पास थी कि इसके फादर ने सेकंड मैरिज की है और माइट बी वेरी डिस्टर्ब, तो मैंने उसको टोटली इग्नोर किया। एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इस तरह का कि मैंने उसको रिएक्ट नहीं किया कि भाई बगैर किसी वजह। अब उसका उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि नेक्स्ट मॉर्निंग को सुबह सुबह हमारी मास्टर्स की क्लासेस होती थी, तो वो वहां पे आ गया। अब उसको जब मैंने गेट एंटर होते देखा तो मतलब आई गॉट हिम कि भाई ये किस लिए आया। उसने कहा सर वो मैंने आपसे सॉरी करना है। तो मैंने कहा ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इट्स ओके फाइन, जो हुआ मुझे पता है। उसने कहा नहीं सर, ये तो मैं आया हूँ सिर्फ बताने, मैं क्लासरूम पे करूंगा जहाँ पे मैंने बदतमीजी। ओ, मैंने कहा बेटे बिल्कुल इसकी इसकी तो बिल्कुल नहीं जरूरत, हम्म, पता है तुम्हारा मसला क्या। अच्छा मुझे, हम्म, अच्छा उसके बाद सेकंड सीन ये था कि वो बच्चा कहीं पे था, ये डिप्टी अटॉर्नी जो होते हैं, पढ़ा उसने लॉ किया, वो डिप्टी अटॉर्नी बन गया। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में गया तो वो आके उसने मेरे, वो जैसे हमारे कल्चर में वो घुटने पकड़ते हैं, सर सर सर। मैंने कहा बेटा ये ना करो। उसने कहा सर मैं यहाँ आप। अच्छा अब ये इसमें सिंपल वो एक इंफॉर्मेशन थी जो मुझे पता, हम्म, सिचुएशनल था, डिसीजन था, इस तरह नहीं था जैसे आप मतलब इंटेलेक्चुअली एकेडमिकली भी उसके बारे में एक इल्म रखते हैं कि हमें हाउ टू डील विद। हम्म, तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है, मुझे उससे मैंने कई दफा सोचा कि बहुत से बच्चों को हम मिस ट्रीट भी करें। हम्म। सर हमें नहीं पता, ये तो एक स्पेशल डॉक्टर साहब, सिचुएशन एक पता था। एक इस बात को सिर्फ अगले सवाल पे जाने से पहले मैं ब्रीफली रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी कि इस वक्त ना मैं और मेरी यहाँ सैन होजे की एक और प्रोफेसर, एक तो मेरे अपने प्रोफेसर हैं जेसन, जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, एक और प्रोफेसर किम जिनके साथ मैंने डिस्कशन की। यहाँ एड काउंसलिंग है, एक पूरा सिस्टम जो टीचर के लिए बड़ा सपोर्टिव है। एट अ सर्टेन स्टेज उस बच्चे को इंडिविजुअली आप पूरे क्लासरूम एनवायरनमेंट में ट्रीट नहीं कर पाएंगे। जैसे वो ये एक बच्चा आप बता रहे हैं, हम सबकी जिंदगियों में ऐसा एक एक बच्चा आया है क्लासरूम में, एक से ज्यादा आए हैं, एक वक्त में एक आया है, बिल्कुल। जिसको हमें सेपरेटली डील भी करना पड़ा और उसको काउंसल भी करना पड़ा और उसको हेल्प भी करना पड़ा। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि पाकिस्तान के ओवर पॉपुलेटेड क्लासरूम्स में मैं टीचर को
कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दूं। कोई एड काउंसलिंग का एक सिस्टम खड़ा किया जाए जो सपोर्टिव हो, स्कूल के लिए एक एड काउंसलर मौजूद हो, टीचर उसको रेफर कर सके ऐसे केसेस को कि मैं इसको पूरी अटेंशन नहीं दे पाऊंगी, मैं उसको इसका प्रॉब्लम या इसका कॉन्फ्लिक्ट पूरा रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगी, आई नीड हेल्प फ्रॉम यू। और वो पेरेंट, टीचर और एड काउंसलर मिल के बच्चे के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते। बुली करते हैं ना बच्चे, उनका ट्रीटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बुली होने वाले को तारिक जफर साहब का जो है ना माइक कर जी दें। जरूर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे भी ठीक ठीक बिल्कुल। अच्छा बिलाल साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं? बात करिए जी बिलाल। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। बस सर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमारे प्रोफेशन से भी रिलेटेड है। और सर आपने अभी जो एक मिसाल दी, मैं उसी में थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये हम जो टीचर्स हैं ना, हमारे लिए वो मोहसिन नबी का शेर है कि हम पे दोहरा अजाब है मोहसिन, हमें देखना ही नहीं सोचना भी है। तो हम इसी, जैसे मैम ने बताया कि सोशियो इकोनॉमिक जो डिप्रेशन है हम उसमें रह रहे हैं, टीचर्स की वेजेस पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, और डिप्रेशन ओवरऑल हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। तो अपने आप को बैलेंस रखना बहुत बड़ा इशू है, और इसके लिए डेफिनेटली जैसे मैम ने कहा, इसके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स, वर्कशॉप होनी चाहिए। सर मेरा एक केस था, मैं 10 साल पहले की बात है, इमामिया कॉलेज साहिवाल में होता था। वहां पर मैं अपने प्रोफेशन में, मैं मतलब बाय चॉइस हूँ सर, आप जानते हैं, मैंने कभी इसको कैजुअल नहीं लिया या इसको के भैया यूं। तो आईसीएस के कुछ स्टूडेंट्स थे, तो उनमें एक बच्चा था जो माजूर था, उसका एक बाजू नहीं था। मेरी क्लास का टेस्ट था, तो टेस्ट में वो सारे अच्छा परफॉर्म भी किया। मैंने उस बच्चे को स्पेशली पॉइंट आउट किया, बाहर 5-7 लड़कों को बाहर लेके आया, मैंने उसको स्पेशली कहा कि मैं आपसे बच्चे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता। वो माजूर था, बाकियों की खैर है, लेकिन आपको तो ज्यादा स्ट्रगल करनी चाहिए। अच्छा सर, उसके बाद ये हुआ कि वो बच्चा 3-4 दिन कॉलेज नहीं आया, और वो मेरा म्यूचुअल फ्रेंड था फेसबुक पर। फेसबुक पर उसने मुझे एक कमेंट भेजा जिसमें उसने मुझे गाली दी। मैंने बहुत माइंड किया उस बात को। कई दिन मैं डिप्रेस रहा कि यार ये मतलब अनयूजुअल है ना, क्या आप, हमें हैबिट ही, हमें आदत ही नहीं है कि हम स्टूडेंट की तरफ से इस किस्म की अनग्रेटफुलनेस जो है वो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे होते। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ, लेटर ऑन, नाउ 10 years आफ्टर, मुझे भी लगता है कि उसका रिएक्शन कोई इतना अनजस्टिफाइड नहीं, लेकिन उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं बस ये शेयर करना चाह रहा था, और मैम को मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कमेंट करें। जी जी। ठीक ठीक जी डॉक्टर। थैंक यू सो मच बिलाल साहब। एक तो आपने शेयर किया, मुझे आजकल इस बात की वैल्यू समझ आ रही है कि जब कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता है तो ये कितनी बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। उसके बाद ये कि मैं इसके रिस्पॉन्स में बिल्कुल यही कहूंगी कि क्योंकि हम टीचर्स की सोशल इमोशनल लर्निंग पे फोकस नहीं कर रहे होते। वो जो एक मैंने स्लाइड स्किप की थी उस पे लिखा हुआ है द चैलेंज, और द चैलेंज में मैंने लिखा हुआ है कि 2 अडल्ट ग्रुप हैं बच्चे के साथ, एक उसके पेरेंट्स एक उसके टीचर्स, और ये दोनों अडल्ट ग्रुप इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस में जिंदा है। और हम इन 2 अडल्ट ग्रुप से ये तवक्को कर रहे हैं कि वो बच्चे के कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस को रिजॉल्व करें। तो आप सोचें टीचर कितनी प्रॉब्लम में खुद मौजूद है, और मैंने उसके हवाले एक बिल्कुल नाजुक सा एक चीज, फ्रेजाइल सी उसके हाथ में दे दी है
कि तुम इस रस्सी पे भी चलो और इस फ्राइजाइल चीज को भी गिरने मत देना। बिल्कुल ठीक। तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप किस चीज से गुजरे होंगे, फिर आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से उस बच्चे को पॉइंट आउट किया था, और बच्चे ने उसको रिसीव कैसे किया है, और फिर उसने फेसबुक पे आपको रिस्पॉन्ड कर दिया है। तो ये ही वो चीजें हैं जो हम इसमें इसमें अनपैक करना चाह रहे हैं। और मैं एक चीज सिर्फ ऐड करूंगी कि वो जो मेडिटेशन वाली स्लाइड है ना, उसको इग्नोर ना करें। ये जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है हमारी, जिसमें हम रोजाना शाम को, मैं अपने पिछले 10 साल में ये कोर्स पढ़ाती रही हूँ कि एज अ टीचर आपने रोजाना शाम को बैठना है और उस दिन के वाकयात पे रिफ्लेक्ट करना है पूरी माइंडफुलनेस के साथ। तो आपको अगले ही दिन मौका मिल जाता है कि अच्छा कल ये हुआ था, मुझे अब इसको ऐसे रिस्पॉन्ड करना है क्योंकि कल मैं नहीं कर पाया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, वो जो माइंडफुलनेस की हैं, कार्pe diem है, आज इस वक्त क्या हो रहा है। थैंक यू फॉर शेयरिंग वंस अगेन। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा सा मैं इसमें ऐड करूंगा। बिलाल साहब और मैं जिस डिपार्टमेंट से है ना, मुझे अब तो ज्यादा है कि भी ठीक है, मैं भी बाय चॉइस, लेकिन ये है कि भाई ये क्या हुआ कि हमने मास्टर्स किया और हमने पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम जो था उसको पास किया और हमें बच्चों के सामने खड़ा कर दिया, तो कोई ट्रेनिंग नहीं। अब ये सारी जो ट्रेनिंग है उसके बाद ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है। अब देखिए ये बड़ा बड़ा डिजास्टर्स भी इसमें होते भी हैं। मतलब ये है कि भाई मैंने बिलाल साहब ने ये जिसने भी जिसको आइडलाइज किया था उसको कॉपी करना शुरू कर दिया, कुछ अपनी सेंस यूज करना शुरू कर दी, कुछ अपनी इंफॉर्मेशन से काम किया। गलत सही जो था ऑन जॉब ट्रेनिंग है। आप हमारे साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और हम बच्चों के साथ भी उस सारे कॉन्टेक्स्ट में आगे से आगे वो चल रहे हैं। अब इसकी मतलब अभी तक ट्रेनिंग नहीं है। तो जो बिलाल साहब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन पे भी इन्वॉल्व रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग टीचर की अभी तक कॉलेज साइड पे अभी। डॉक्टर साहब, मैं, हाँ, ये जो आपने आखिरी ये लफ्ज कहा है ना, स्कूल टीचर्स की ट्रेनिंग है, HEC फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर रहा है कॉलेज टीचर्स के लिए। ना डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, ना प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, ना नेशनल लेवल, कुछ है ही नहीं। और मैं वो जो इंटरमीडिएट कॉलेजेस के साथ काम करी थी, थैंक्स टू डॉक्टर हाजिर जो कायद आजम यूनिवर्सिटी के हैं, उन्होंने कॉलेज टीचर्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू करवाई थी और उसमें मैं उनके साथ इन्वॉल्व थी जब मैं वो क्रिटिकल पेडागोजी और वो डेवलप कर रही थी। तो आई वाज थैंकफुल टू हिम कि चलो किसी ने इब्तदा तो की है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सवाल मेरा ख्याल बहुत है से काफी सारे हैंड रेज हैं। फवाद साहब जी, फवाद। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, मैं थोड़ा सा बस एक कमेंट करना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक पेशावर से है, 417 डिस्ट्रिक्ट से, और मैं काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल एंड वायलेंट एनवायरनमेंट से ताल्लुक रखता हूँ, रूरल जो कि भी से हैं। और हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, हमारे वालिद और उनके 5 भाई और हम फिर 8 भाई और इस तरह। तो हम जब छोटे थे तो कोई गलती करते तो वालिद से शुरू होके फिर 5 चाचा और फिर मेरे बड़े भाई, तो उधर तक मार पड़ती थी। और एक वक्त तो ऐसा आया कि मैं इतना रिबिलियस हो गया था कि बाहर भी अगर कोई झगड़ा करते तो पता था कि घर में भी मार पड़नी है, तो बेहतर है यहाँ अपना या मार खाओ और या दो मार। तो उसमें ये हुआ था कि मुझे एक टाइम ऐसा आया था कि सर मैं मतलब गांव के जो लड़के थे उसमें उन लोगों ने मुझसे लड़ना भी छोड़ दिया था यार, उनको तो वैसे भी तो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम बेहतर है कि ये जो है ना, इस वायलेंस का सबसे बड़ा एक सोर्स ऑफ वायलेंस है हमारी कम्युनिटी में। जॉइंट फैमिली घरों में खवातीन में भी वो नहीं होती, तो एक 24/7 एक स्ट्रेस एनवायरनमेंट होता है। अभी भी उन अनप्रेडिक्टेबल प्रेडिक्टेबल वायलेंस का ये है कि अपने गांव बहुत अच्छा लगता है हमें, जाना भी चाहते हैं, लेकिन उधर कभी जा नहीं पाते। इन चीजों को देख के मैं एक दफा वो जॉर्डन पीटरसन की किताब पढ़ रहा था, 12 रूल्स ऑफ लाइफ, शायद मैडम ने पढ़ी भी हो वो किताब। तो वो जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने मेरी जिंदगी पे वो बुक लिखी है। आई वॉज अनडिसिप्लिन। और लेकिन मसला ये है कि रियलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि जो आप कर रहे हैं उसको रियलाइज करते हैं कि नहीं करते। और फिर सोसाइटी में मसला ये है कि कंपनी बेस अवेलेबल नहीं होती जो आपको रियलाइज करा सके कि देखें
जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है। तो ये एक मैडम की बात को थैंक यू सो मच फवाद। मैं अपने इंग्लैंड के एक छोटे से एनेक्डोट के साथ इसको अनपैक करना चाहूंगी कि मैं एक नर्सरी को ऑब्जर्व करी थी। नर्सरीज वहां पर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर्स जिनको हम कहते हैं, ECCEs, उनको नर्सरीज कहते हैं इंग्लैंड में। तो मैं एक नर्सरी को 2 हफ्ते के लिए ऑब्जर्व कर रही थी। एक बच्चा जिसके यहाँ पे छोटा सा यूं एक निशान था, कट भी नहीं था, निशान था, उसके पेरेंट्स सुबह 7 बजे से 8 बजे तक वहां इसलिए रुके हुए थे कि वो हर आने वाले मैनेजमेंट को और टीचर्स को और केयर गिवर्स को ये बता के जाएं कि ये चोट कैसे लगी है। that's the responsibility of institution। वो एक स्टेट इंस्टीट्यूशन है स्कूल, और स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चाइल्ड केयर, चाइल्ड सेफ्टी, चाइल्ड प्रोटेक्शन। Anything pointed out in a classroom by the child or by the peers has to be reported कि आज ये बच्चा जब सुबह आया है तो ये साइकोलॉजिकली या फिजिकली डैमेज्ड था। लिटरेचर ये कहता है कि एक बच्चे को जिस दिन मार पड़ती है, that is equivalent to an accident that we have on the road। जब एक्सीडेंट में हम कोलाइड करती है हमारी गाड़ी या बाइक या हम, तो उसके बाद क्या होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है, अगर कोई फिजिकल इंजरी नहीं भी हुई। जिस दिन बच्चे को घर में या स्कूल में या किसी बड़े से मार पड़ती है तो इक्वल लेवल का पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है, जिसको हम अनपैक ही नहीं करते, हम खोलते ही नहीं, हम उस पे बच्चे को इतना डरा धमका देते हैं कि वो किसी को बताएगा भी नहीं। माँ एक थप्पड़ लगा के कहती है आवाज आई तो दूसरा थप्पड़ पड़ेगा। तो ये इतना बड़ा ट्रॉमा है जिसमें से बच्चा गुजरता है, और हम अभी तक इस फिजिकल अब्यूज को फिजिकल अब्यूज ही नहीं मान रहे। हम कहते हैं ये तो तरबियत करने का तरीका, ये तरबियत करने का तरीका नहीं था। और जो आपने कहा ना फैमिली, जॉइंट फैमिली, इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। इसके प्रोज हैं कि कोई दादा दादी इंटरवीन करेगा, बहुत वायलेंट एग्रेशन नहीं होने देगा, उसको मिनिमाइज कर देगा। लेकिन इसके इसके कॉन्स ये हैं कि वो एक चाची ने, एक ताई ने, एक फूफो ने, एक खाला ने माँ को और गुस्सा दिलाया हुआ होगा, एग्जैक्टली ऐसा ही चचा ने, होता मामू ने, फूफा ने बाप को और गुस्सा दिलाया हुआ होगा, है। तो वो गुस्सा मल्टीप्लाई हो चुका होगा। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, होम एनवायरनमेंट्स हैं जिसमें बच्चा एग्जिस्ट करता है। और फिर स्कूल में भी जो अभी तक मेरी पढ़े लिखे PhD प्रोफेसर से बात हुई है, जो फरमाते हैं कि नहीं 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 नहीं, फिजिकल पनिशमेंट बहुत लाजिम है। ओ भाई, एक थप्पड़ का जो जो इफेक्ट है ना बच्चे की पर्सनालिटी पे, वो कितनी दूर तक है। थैंक यू अगेन फॉर शेयरिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, उनका उनका मौका पता क्या है कि ये जो थप्पड़ का जो जो कंस्ट्रक्ट है ना इंटेलेक्चुअल, उसकी वजह से इफेक्ट है, अदरवाइज हमारे जमाने में तो होता ही नहीं। तो ये आर्गुमेंट है हमारा। सर मैं तो रूह कांप जाती है। फिर मैं जब एयरपोर्ट्स पे, जब बस स्टॉप्स पे माओ को देखती हूँ वो बच्चों को डांट रही होती हैं, तो मुझे उन माओ पे तरस आता है कि इनको और कोई तरीका ही नहीं आता बच्चे से बात करने का। इनका इनका इनके वालिदैन ने इनको डांटा होगा, इनका खामंद इनको गुस्से से कहता होगा इसको चुप करवाओ, मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ। या सास हाँ। कहती होगी तुमसे बच्चा खामोश ही नहीं होता, ये रोता रहता है हर वक्त। और माँ को कोई तरीका और नहीं सिखाया हमने सिवाय डांटने के या मारने के। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने माँ का 2-3 दफा जिक्र किया, तो वो इतराज साहब गाते थे ना, रियासत होगी माँ के जैसी, तो वो भी इसी माँ के जैसी है। वो भी इसी तरह मार के कराती है। मार के तुम्हारे चुप करवाना, हमें चुप करवाना बड़ा अच्छा लगता है। हमें क्लासरूम में भी खामोशी बड़ी अच्छी, घरों में तुम्हारे भी खामोशी। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं, डॉक्टर एजाज साहब। जी सर, जी सर। जी डॉक्टर जी, अस्सलाम वालेकुम। फैमिली
जी मैडम, बहुत अच्छी गुफ्तगू थी। उसमें मैंने जो मेन थीम उसमें से अखज की है वो ये है कि ये सारी चीजें एक लफ्ज से एक्सप्लेन होती हैं कि सेंसिटिविटी क्रिएट की जाए। नहीं, जब आप ट्रेन करते हैं दूसरों को, उनके अंदर सेंसिटिविटी क्रिएट करें और अपने अंदर सेंसिटिविटी क्रिएट करें। तो एक इस हवाले से एक तजवीज है या एक अपना एक बात है कि जो जिस तरह टीचर की आपने बात की कि क्योंकि वो अपने स्ट्रेसेस लेकर क्लासरूम में आता है, तो डेफिनेटली वो फिर उसमें बाहर निकल आते हैं, वो स्टूडेंट्स पे उनका असर पड़ता है। तो क्या ये चीज फिजिबल है या प्रैक्टिकेबल है कि जब टीचर आए तो वो क्लासरूम में जाने से पहले इंस्टीट्यूशन में इस तरह का कोई बंदोबस्त हो कि वो उसकी वो जो चीज है, वो अगर मसलन मोटरसाइकिल पे आ रहा है, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ है या टायर पंक्चर हो गया है या इस तरह के मुख्तलिफ स्ट्रेसेस हमारे यहाँ होते हैं, तो वो आके पहले थोड़ा डिस्कस हो जाएं, आर्टिकुलेट हो जाएं, ताकि वो फिर उसको वेंटिलेट करके फिर क्लास में जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैंने पिछले साल डेलावेयर स्टेट में एक एलिमेंट्री स्कूल को 2 हफ्ते के लिए मैं या यूएस आई भी थी, तो मैंने ऑब्जर्वेशंस की। उस ऑब्जर्वेशन में जो एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन वो थी वो ये थी कि बच्चों का स्कूल 8 बजे लगता है, टीचर का स्कूल 7:30 बजे लगता है। वो जो 7:30 बजे स्कूल लगने की वजूहात हैं, जब मैंने टीचर्स के साथ कॉन्वर्सेशन की तो उन्होंने मुझे ये 2 वजूहात बताए। उन्होंने कहा, एक ये वो वक्त है जब हम आते हैं, हम अपने घर से निकल के सड़क से गुजर के यहाँ पहुंचते हैं, एंड we do that mindfulness activity. Now we are here in the school and we are going to enter a classroom. हमने मॉर्निंग प्रेयर को ना लपे आती है दुआ पे कंफाइन कर दिया और पाकिस्तान का कौमी तराना, एंड वी आर डन। और तिलावत, वो माइंडफुलनेस की आधे घंटे की ब्रेक है फ्रॉम एवरीथिंग टू क्लासरूम। होनी उसने कहा चाहिए। हम, और बच्चे की छुट्टी 2 बजे है, टीचर की छुट्टी 2:40 पे है, और फिर वो जो 2:40 है वो 40 मिनट्स हैं टू रिफ्लेक्ट एंड टू प्रिपेयर फॉर टुमारो। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है जो दुनिया में डेवलप किया गया है। आप 3 बहुत अच्छे मॉडल जो इस वक्त मुझे पसंद आ रहे हैं, और भी होंगे, जापानीज, फिनलैंड, नॉर्वेजियन, इन तीनों मुल्कों ने टीचर के लिए भी बड़ी सहूलत की। हम तो हमेशा ये देख रहे होते हैं ना कि इनकी लर्निंग एनवायरनमेंट बड़ी अच्छी, इनका ये, उन्होंने टीचर्स के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस और टीचर्स के लिए बड़ी सहूलतकारी की है कि इसको काम डाउन करने के लिए इसकी मेडिटेशन, इसकी माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज, ताकि ये अपना वो प्रेशर रिलीज करे और फिर बच्चे से इंटरेक्ट करे। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। जी डॉक्टर साइमा, डॉक्टर साहब आप हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर मैं हूँ। डॉक्टर और साहब पहले तो जी सर, नहीं है डॉक्टर साहब? जी मैं जी। सुन रही हूँ। हैं? आवाज आ रही है? उनकी आवाज आ रही है सर? नीलम वैली से बात कर रही हैं या वापस आ गई हैं? नहीं, मैं बिल्कुल एंटर हुई हूँ, तो साथ ही मैंने जो है ना वो जूम मीटिंग ज्वाइन की है। और उसकी एक रीजन ये भी है कि आई ऑलमोस्ट फैन गर्ल डॉक्टर अफशा हुमा। पता नहीं मुझे इतना इग्नोर क्यों करते हैं लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। और मैं ना मतलब सॉरी, इग्नोर तो एक बहुत अजीब सा वर्ड होगा ना, लेकिन ये बहरहाल रजिस्टर नहीं मेरी प्रेजेंस अभी हो सकी ना इनके आसपास फॉर सम रीजन। नहीं, कल से तो मुझे आपकी प्रेजेंस इतनी प्यारी लग रही है, आपने मेरा मसला हल कर जी जी बिल्कुल, वो तो आई वुड लव टू हेल्प एवरी विच वे पॉसिबल। और दूसरी जो आपकी बातें हैं वो इतनी मजे की होती हैं, वो मेरी अपनी कुछ जो हमारी मेरी पेडागोजिकल आइडियोलॉजी है उससे अलाइन करती हैं। मैं चूंकि लैंग्वेज टीचर हूँ तो मैं पॉजिटिव लैंग्वेज एजुकेशन पे काम कर रही हूँ, कुछ किया है और कुछ मजीद करूंगी। लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटी सी ऑनेस्ट कन्फेशन मतलब काइंड ऑफ है ना कि आप ने ये बिल्कुल अपनी जो आपकी इंसाइटफुल टॉक थी उसमें आपने रेफर किया कि हमारा एक पूरा कल्चरल पैराडाइम है जो इनकरेज और सपोर्ट करता है वायलेंस को।
तो उसी से जुड़े हुए जो हमारी आइडियोलॉजी है कि हु इज अ गुड टीचर या व्हाट इज इफेक्टिव टीचर। अच्छा चलिए, हमारे पास ये ट्रेनिंग तो नहीं है कि हाउ टू बी पीसफुल, यानी कि सटल वेज में तो हमारा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्ले कर रहा होता है कि जिसकी बुनियाद पे हम, लेकिन ये सिर्फ सटल नहीं होता, हमारे यहाँ बाकायदा एक्सप्लिसिटली स्टेटेड गाइडलाइंस ये होती हैं कि क्लास में जल्लाद बन के एंटर हो। आई वाज वेरी यंग, तो वो मैंने आर्मी के कॉलेज में पढ़ाया, तो वो इंटरव्यू पैनल था, उन्होंने मुझे कहा कि मतलब यू लुक वेरी यंग, तो आप कैसे एडल्ट बॉयज यानी एडोलेसेंस बॉयज का वो कैंपस था, तो मतलब उसी वक्त से ही मुझे ये हो गया कि भाई ये मेरे लिए तो मैदान जंग है, या मैं नहीं या ये नहीं। और वो एक साल जो मेरी बॉयज को पढ़ाया, तो मुझे बहुत शर्म आ रही है ये बताते हुए कि उनमें मैंने उनको एक आध दफा लगा भी दिया, एंड आई वाज कंसीडर्ड अ वेरी इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल टीचर। मुझे इतना अप्रिशिएट सब करते थे कि मतलब नॉविस टीचर के लिए ऐसा क्लास कंट्रोल जैसा आपका है ये तो बड़ा एनविएबल है। ये तो मतलब ग्रेजुअली जो है वो मैंने खुद से, एक मेरा सेल्फ लर्निंग जर्नी है, वरना किसी ने मुझे उस वाले साल के बिहेवियर के ऊपर कोई कंडेम नहीं किया। और तो ये जो कल्चरल मेरा चेंज है मैं ये कैसे आएगा? मैं आपसे रेजोनेट इसलिए कर पा रही हूँ बहुत करीब से कि मेरे पहले 3 साल आर्मी पब्लिक स्कूल बॉयज में, हाँ मिडिल स्कूल एंड देन सेकेंडरी स्कूल, तो हाँ मैं बिल्कुल। बिल्कुल इन्हीं चीजों से गुजरी हूँ, मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया गया है। लेकिन अमेजिंगली मेरा सिर्फ छोटा सा जो डिफरेंस था वो ये था कि मैंने बीएड के बाद अपनी वालदा से कहा था कि मुझे अभी क्लासरूम में नहीं जाना, मुझे पहले साइकोलॉजी में मास्टर्स करना है। एंड माय मदर वाज सो ग्लैड एट दिस, क्योंकि वो खुद भी एक टीचर थी, बड़ी पैशनेट टीचर। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे इस फैसले पे बड़ी खुशी हुई है, और मैंने कहा कि मुझे पहले बच्चों की साइकोलॉजी समझनी है बिफोर आई गो टू अ क्लासरूम, एनी क्लासरूम। तो मैंने अपने बीएड के बाद अप्लाइड साइकोलॉजी में मास्टर्स किया, और वो सिर्फ इसलिए किया था कि आई डिड नॉट वांट टू बी दैट एग्रेसिव टीचर। मैं चाहती थी कि बच्चे के साथ कनेक्ट कर पाऊं। उसने मुझे बता लिया, वरना यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उन स्कूलों में उसी को अच्छा उस्ताद माना जाता है जिसकी क्लास से आवाज नहीं आएगी, जिससे बच्चे डरे सहमे होंगे, जिसके आगे सर नहीं उठाएंगे। वो डिक्टेटर माइंडसेट है। दो बातें जो किसी ने नहीं पूछी तो मैं जरूर बोलना चाह रही हूँ। एक है क्लासरूम में डिक्टेटरशिप, और एक है क्लासरूम में इनजस्टिस। ये जो बड़ा कॉन्टेक्स्ट हमने देखा है ना डिक्टेटर माइंडसेट का और सोशल इनजस्टिस का, ये हम क्लासरूम में बिल्ड कर रहे हैं। पिछले दिनों एक ऑनलाइन सेशन, एक फिजिकल ट्रेनिंग लाहौर में होती है, मैं इस दफा नहीं थी तो मैंने ऑनलाइन सेशन लिया। मैंने उसमें एक फिक्रा बोला जिसपे एक बच्ची ने मुझे कहा कि ये आप क्या कह रही हैं, जब हम ग्रुप बनाते हैं क्लासरूम में तो हम एक बच्चे को ग्रुप लीडर बनाते हैं, वो बच्चा होता है जो लायक होता है, तो वो सबको हेल्प कर रहा होता है। ये इतना बड़ा इनजस्टिस है। आपने तय कर रखा है कि ये 10 बच्चे इन 40 बच्चों पे हुकूमत करेंगे। आपने तय कर रखा है पिछले टेस्ट की बुनियाद पे आज के लेसन में ये बच्चा लायक है। मेरे फिक्रे पे गौर कीजिएगा, पिछले टेस्ट की बुनियाद पे आज के लेसन में ये बच्चा लायक है और बाकी लायक नहीं है। ये लेसन तो अभी इन्होंने पढ़ा ही नहीं, तो सारे इक्वल जगह पे खड़े हुए हैं, एक स्टेटस पे हैं। आप जब ग्रुप फॉर्मिंग भी कर रहे हैं, हम कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इसको कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो, एवरी चाइल्ड शुड हैव इक्वल वॉइस, और सबके पास गलती करने की गुंजाइश भी बराबर कर, क्योंकि वो जो फेलियर का कॉन्सेप्ट है उसको इसको मिनिमाइज करना है, लर्निंग के कॉन्सेप्ट को एनहांस करना है। तो वो सोशल जस्टिस भी क्लास से शुरू करें, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट भी क्लास से शुरू करें। जी शुमाइला। सर क्योंकि सवाल नहीं है, मैंने कहा थोड़ी सी मैं लिबर्टी ले लूं, और मैं भी क्योंकि मैंने ट्रॉमा पे काम किया है और मैंने आप भी टीचर पार्टिसिपेंट ट्रेनिंग, हैं?
हाँ, टीचर ट्रेनिंग पे मैंने काम किया। जी जी, मैंने बस आपसे आपका जो रोल ऑफ टीचर है ना, आई वांट टू शेयर एक वाक्य मैं उसका शेयर करना चाहती हूँ। मैंने जब ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड इंटरवेंशंस की ट्रेनिंग करवाई बीएड स्टूडेंट्स को, प्री सर्विस टीचर्स को, एक यूनिवर्सिटी के अंदर, राइट। तो उसमें ना मेरा एक जो काम था, मैंने मतलब सेंसिटाइज करना था थोड़ा सा स्टूडेंट्स को। तो मैंने एक उसके अंदर एक्टिविटी रखी कि आप अपने ट्रॉमास शेयर करें। अब एक स्टूडेंट जो है ना, वो मतलब शेयर लिखने के लिए मैंने दिया, वो लिखते लिखते रोने लग गई ना। तो मैंने उसने वो खड़ी हो गई, उसने कहा कि मैं बताना चाहती हूँ। मैं कहा अच्छा चले आप बताएं। उसने मुझे हाँ, बताया कि उसके फादर की डेथ जो है, वो जब मैट्रिक में थी उसके फादर की डेथ हो गई। शी वॉज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो उसकी मदर जो है वो ट्रॉमा में गई, तो उसकी मदर ने ना ब्लेम बच्चों को करना शुरू कर दिया कि वो छोड़ गया है तो तुम भी छोड़ जाओगे, तुम मेरे नहीं बन सकते ना। अब वो कहती कि मैं खाना भी बनाती थी और मैं पढ़ने में बहुत पीछे चली गई, वो सारे सो जाते थे, मैं सोफे के पीछे जाके रोना, दरवाजों के पीछे जाके रोना। फिर इन शॉर्ट जब वो पढ़ाई में नीचे आई ना, तो कहती कि वो ट्रॉमा ये नहीं कह रही कि मेरे फादर चले गए हैं, वो ये बताना चाह रही है कि मैं जिस क्लास में, मेरी क्लास टीचर ने यहाँ से पकड़ के झंझोड़ा और उसने मुझे कहा कि तुम्हें मैंने स्कूल में एंटर नहीं होने देना। अब वो बच्ची ये रोते हुए बता रही है और आधी क्लास जो है ना उसकी बातें सुन के रोना शुरू हो गई। वो जो 1.5 साल से उसके साथ, उनको पता ही नहीं है कि ये बच्ची इतनी खामोश क्यों है। उसने कहा कि ये वाला जो वाक्य है ना, इसने मुझे इतना पीछे किया कि मैं इतनी वो पढ़ाई में मजीद नालायक हो गई, मुझे खौफ आने लग गया। ये यहाँ तक जो मैं पहुंची हूँ, मैं पता नहीं कैसे पहुंच गई हूँ। मतलब कि हमारा जो टीचर्स का रोल है, हमारे टीचर्स को ये भी अवेयरनेस नहीं है कि एक स्टूडेंट जो इतना ब्रिलियंट था, वो सडनली अगर कोलैप्स कर गया स्टडीज में, तो उसके पीछे कोई वजह हो सकती है। तो ये मतलब वो अभी मेरे ख्याल में, वो अगर उससे आप पूछे तो वो कहती है कि मेरी जिंदगी को बिगाड़ने में एक बड़ा रोल जो था वो उस उस्ताद का था। और ये उसने एक ट्रॉमा शेयर किया। I can totally relate। और शुमाइला, जो आप ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड, क्योंकि आप इंटरवेंशन करती हैं और इस पे मजीद भी इंशाल्लाह आप काम कर रही होंगी, जो मुझे लिटरेचर से केस स्टडीज सक्सेसफुल मिली हैं, वो हैं जिनमें डांस, ड्रामा, म्यूजिक इंटरवेंशन। वो बच्चे जो ऐसे किसी भी ट्रॉमेटिक उससे गुजर चुके हैं, या वो टीचर्स जो ऐसे किसी भी ट्रॉमेटिक एपिसोड से गुजर चुके हैं, उनको कभी जिंदगी में वेंट आउट का मौका नहीं मिला। डांस, ड्रामा, म्यूजिक, ये एक्सप्रेशंस हैं इक्विवेलेंट टू लाफ्टर एंड टू टू क्राई। हमें खुशी का इजहार सिर्फ हंसी आती है, और हमें गम का इजहार सिर्फ रोना आता है, और उससे के हमें काफी सारे इजहार आते हैं। लेकिन अ, दुनिया में और हमारे कल्चर में मौजूद था, जिसको हमने मिनिमाइज किया है। ये जो एक्सप्रेशन है ना, हम क्योंकि उस बच्ची को या उस बच्चे को ट्रॉमा से गुजरने के बाद हम इस तरह के कोई वेंट ही नहीं दे रहे कि वो इसको एक्सप्रेस कर देते किसी किसी रोल प्ले में, इसको एक्सप्रेस कर देते किसी डांस परफॉर्मेंस में, और इसको एक्सप्रेस कर देते कहीं पेंटिंग करके, या इसको एक्सप्रेस कर देते कोई स्टोरी टेलिंग करके। ये जो एक स्लाइड थी ना, जिसमें हमने कहा बियॉन्ड क्लासरूम, इन सब चीजों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस को रिलीव करने का पूरा पूरा प्रोसेस मौजूद है, और वो हमारे कल्चर से रूटेड है। जी डॉक्टर साहब। अब मेरा ख्याल है सवाल कोई नहीं। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपका जो जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था ना, अनायत का क्वेश्चन है, अब मैं बात थोड़ी कंप्लीट करूँ। जी जी। अच्छा, मुझे मुझे जो अच्छा लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि ये जो दो लोग हैं जिनको आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल वायलेंस। अच्छा, जो पहला कल्चरल डायमेंशन जो है ना उसकी, वो तो आपकी पहले ही बड़ी स्ट्रॉन्ग, पर्सनल भी थी, जबरदस्त। अच्छा, ये मुझे लगता था ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ये वाली डायमेंशन ना कुछ थोड़ी मिसिंग है, सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन, जी जी। स्ट्रक्चर जो इनजस्टिस है, स्ट्रक्चरल वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट है। तो ये अब बड़ी मजे की स्टडी होगी आपके लिए भी और हमारे लिए भी। डेफिनेटली। हाँ। ये एलिमेंट वाकई क्रिटिकल पेडागोजी करते हुए मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ था कि अच्छा, ये जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है, या स्ट्रक्चरल साइलेंस में उस वक्त इसको कहती थी, गाल्टुंग इसको वायलेंस कहता है, क्योंकि अब मैं पीस बिल्डिंग में गई हूं तो अब मैं भी वायलेंस
पे पहुंची हूँ। उस वक्त मैं इसको स्ट्रक्चरल साइलेंस कहती थी, कि साइलेंस क्रिएट किया हुआ है हमने नॉन डेमोक्रेटिक तरीकों से। और ये जो जो है ना, पॉल रॉजर्स जो है, उसकी मजे की जी। बात ये है, बेसिकली ही वाज अ साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट। उसने हाँ जी, माइग्रेट है टू हाँ सोशल जी, साइंस। अच्छा, उसको जो कहा जाता है ना, वो कहा जाता है कि ही वाज अ प्रिंसिपल्ड रियलिस्ट। तो ये वाली एक जो जो इंटरेस्टिंग है, उसका जो डोमेन है वो मजे का है। तो मेरा ख्याल है आपके लिए वो सिंथेसिस काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। मुझे एक और भी लगा है कि पिछले 2-4 सेशन में जो आपकी पार्टिसिपेशन थी ना, जस्ट पार्टिसिपेंट के तौर पे, तो मैं फील कर रहा था कि मतलब कुछ तब्दीली है, लेकिन आज वो एक्सप्लेन हो गया कि वो तब्दीली की वजह क्या है। तो वो वो अच्छी पीछे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और ऐड हो गए हैं ना। वो अच्छी तब्दीली है। तो इट्स ग्रेट। जी इनायतुर रहमान। जी अस्सलाम इनायतुर। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि ये पता चला कि डॉक्टर साहिबा भी हम मेरी फील्ड से और प्रोफेशनल भी है। और दूसरी बात ये कि पीस मेकिंग पर चूंकि आज का सेशन था, जो मुझे तो बहुत मैं इंतजार मैंने किया, लेकिन मैं आउट था, तो इसलिए देर से मैंने ज्वाइन किया। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने स्पेशली एजुकेशन के हवाले से बात की, तो मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पर तो मामलात ऐसे कि टीचर जितनी स्टूडेंट से अगर पूछा जाए, या जितना अगर मैं खुद अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ, तो हमें इतना टार्चर किया जाता है, इतना स्ट्रेस देती है, काम तो करती नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमें दहशतगर्द बना देती है। लाइक व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर दैट इज, कि आगे हम सोसाइटी को क्या देंगे फिर। और ये बिहेवियर में ऐसी फिर वो हो जाती है कि बंदी का वो फितरत सानिया बन जाती है ना बाज़ आदत। अब जबकि अगर मैं भी टीचर बनूं तो मुझे लगता है मैं भी यही चीजें करूंगा, एक अथॉरिटेरियन एक स्टेट, और वो घरेलू भी यही मसले होते हैं। तो इन चीजों को हम अगर एज स्टूडेंट, अगर मैं मेरा कोई उस्ताद है या मेरा कोई मेंटोर है, इंस्ट्रक्टर है, तो उसको हम कैसे ये बताएं, या किस तरह हम इस चीज को जो है इसको चैलेंज कर सकते हैं या इसको एराडिकेट कर सकते हैं। इस पर अगर आप नजरसानी करें तो बहुत शुक्रिया होगी डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सो मच। इनायत, मैं ना बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं किया करती जो पॉसिबल ही नहीं है, और हम कहें कि जी ऐसे कर लें। आप एक स्टूडेंट हैं, और आप पाकिस्तान की एक ऐसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं जहाँ पे, फिर मैं वो वर्ड यूज करूंगी, स्ट्रक्चर्ड साइलेंस क्रिएट किया जाता है। अभी मैंने पीस क्रॉनिकल के लिए जो एक अपनी सबमिशन की पहली, वो है क्रिएटिंग पीस इन साइलेंस जोन्स, साइलेंस्ड जोन्स, और मैंने क्लासरूम्स को कहा साइलेंस्ड जोन्स, और मैं उसमें पीस बिल्डिंग की कोशिश कर रही हूँ। मेरी वालदा ने एक वक्त पे मुझे कहा था कि तुम जिस माशरे में रहते हो इसमें पावर स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो जगह जहां पर तुम कमजोर हो और कोई पावरफुल अपनी पावर इम्पोज कर रहा है, उसमें अगर तुम ऊपर की तरफ जोर लगाओगे, यानी उसको बदलने की कोशिश करोगे, तो थक जाओगे और तुम अपनी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करोगे। उससे बहुत बेहतर ये होगा कि जो तुम्हारे बराबर के लोग हैं, यानी आपकी सिचुएशन में आप ये समझें कि जो आपके क्लास फेलोज हैं, तुम इनमें वो पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर करो। तुम टीचर को बदलने की कोशिश नहीं करो। टीचर अपना काम अपने तरीके से अपनी लर्निंग के मुताबिक कर रहा है, डिक्टेटर माइंडसेट में। आप थैंक यू सो डेमोक्रेटिक मच। माइंडसेट में हैं। आप अपने आसपास के लोगों के साथ मिलके उसी की दी हुई असाइनमेंट में थ्योरी ऑफ चेंज को इस्तेमाल कर डालो। हाँ, वो तो डॉक्टर साहिबा मेरी शुरू से ये आदत है, और मैं अब तो मैं दूसरा हिस्सा बताऊं। उससे होगा क्या कि तुमने पावर गेन कर ली है। तुमने पता है क्या किया है? तुमने अपने साथ वालों के साथ मिलके चेंज के प्रोसेस पे काम शुरू कर दिया है। ये दो तरीके हैं, एक है रिबेलियसनेस और एक है रिफॉर्मेटिव। जो तरीका मैं बयान कर रही हूं कि अपने साथ वालों के साथ मिलके चेंज पे काम शुरू कर दो,
तो आपने एक डेमोक्रेटिक तरीके से रिफॉर्म शुरू कर दिया है। जो आपका फिक्रा खतरनाक था वो ये था कि जब मैं भी टीचर बनूंगा तो मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। लेकिन अगर आप इस रिफॉर्म का हिस्सा बन गए तो आप इस क्लासरूम से निकल के इस टीचर जैसे टीचर नहीं बने, क्योंकि आप तो रिफॉर्मिस्ट हो गए ना। आपने तो चेंज का बेड़ा उठा लिया, चेंज एजेंट बन गए आप। तो मैं रिबेलियसनेस पे नहीं जाती कि उसको रिस्पॉन्ड करो, उस टीचर को रिस्पॉन्ड करो, उसको बदलने की कोशिश करो। मैं कहती हूँ नहीं, ये जो अपने साथ के लोग हैं ना, इनको बदलो और फिर रिफॉर्मिस्ट बन के यहाँ से निकलना, तो तुम लीडरशिप पोजीशन में आ जाओ। ये मेरा जवाब था जी। इनायत, सॉरी आप कुछ कह रहे थे। नहीं सर मैम, मियां मैं साहब, ये कह रहा था कि शुरू से मेरी ये आदत है कि मैं चीजों में गुड कहीं न कहीं से पॉजिटिविटी को ढूंढ रहा होता हूँ। गुड। एक मेरी क्रिटिकल तो जो है अपनी वो अपनी एनर्जी अप्रोच है। उस पे वेस्ट नहीं करनी कि मैं इसको जी जी। बदलूंगा। नहीं, इसको नहीं लेकिन बदलना, तुमने आने वाले यहाँ पे कल को ये बदलना है। हमारा ये मसला है यहाँ पे, ये शायद मुझे कहना भी नहीं चाहिए, एक पश्तून सोसाइटी कहना में रह चाहिए, कि इनायत हमारे साथ ऐसी। जी जी कौन सर। कहना चाहिए। इनायत जरा जी सर। जरा ले लें नूरे साहब से। नूरे साहब जी बेटा। जी सर। थैंक यू इनायत। जी नूर। नूरे नूरे साहब नूरे शहर, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। सर मियां साहब भी कह रहे हैं कि उनको नहीं हैंड रेस हाँ, करना अस्सलाम आ रहा। वालेकुम मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया ना, इट इज़ अबाउट स्ट्रक्चर्स के ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा या स्टेट ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है। लेकिन घर के लेवल पे और मेरे इर्द गिर्द ऐसे ट्रॉमेटाइज्ड बच्चे हैं जिससे इफेक्टेड हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो हम कहाँ से, क्या देयर आर सम स्टेप्स कि हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें? क्योंकि मैं अपने बहन भाई को अगर ये बात समझाने की कोशिश करूँ कि लर्निंग ज़रूरी है और कंपटीशन ज़रूरी नहीं है, टॉप पे आना नहीं ज़रूरी, तो हमसे ये कहते हैं कि आप बेवकूफ़ हो। टीचर हमें ये कहते हैं, टीचर तो हमसे ये डिमांड करते हैं, उनका फेवरेट स्टूडेंट तो वो है। तो उनको नहीं समझ आती मेरी बात। देखो नूरे शहर, मुझे ये लगा, और मुझे बताना अगर मैंने आपका सवाल सही समझा है। आप कह रही हैं कि मैं टीचर्स पे काम करने के बजाय मैं अगर उन बच्चों पे काम करना चाहूँ जो मेरी फैमिली के बच्चे हैं या मेरे फ्रेंड्स के बच्चे हैं, मेरे आसपास हैं, और मैं उनको चाहती हूँ कि वो इस स्ट्रक्चर से निकलें। एम आई राइट? जी जी, मैं उनकी हेल्प करना ठीक चाहती है, हूँ। ठीक हो गया। आप इनकी हेल्प ये करें कि जब भी ये बच्चे आपके पास आए, मैंने आपको पता है मेरी पर्सनल जिंदगी का ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपने कमरे में अपने मास्टर्स के दौरान टीवी नहीं लगने दिया। सबके कमरों में टीवी लगे, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे पढ़ना होता है। उसके बाद मैंने वो टीवी इसलिए अपने कमरे में रखवाया कि जब बच्चे आए मुझसे यंगर, तो मैं उनके पसंद की चीज वहां लगाऊंगी। मैंने अपने कमरे में पेंट्स रखे, मैंने अपने कमरे में वाइट पेपर्स रखे, मैंने एक कॉर्नर पूरा उन बच्चों के फ्लोर मैट बिछा के कि ये यहाँ जितना मर्जी गंद फैलाएं और ये क्रिएटिव आर्ट्स करें। आप जब बियॉन्ड क्लासरूम बात कर रही हैं, तो आप इन बच्चों से बैठ के क्लासरूम पे डिस्कशन करने की बजाय, मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ, बाकी लोग शायद ये सजेस्ट नहीं करेंगे, आप इन बच्चों को वो सेफ स्पेस प्रोवाइड करना शुरू कर दें। जो काम क्लासरूम में नहीं हो रहा वो आपके पास होना शुरू हो जाए। मेरे कजन्स के बच्चे अपने माँ बाप को कह के हमारे घर आते थे कि हमने अफशी फूफो के पास या अफशी खाला के पास जाना है। क्यों? क्योंकि वो अफशी खाला उनको वो 1-2 घंटे प्रोवाइड कर रही है जिसमें वो बगैर किसी स्ट्रेस के अपनी क्रिएटिविटी तक जा और अपनी मर्जी की चीजें करें। तो आप उनको वो प्रोवाइड करना शुरू कर दें, क्योंकि बच्चा क्लासरूम को भी नहीं बदल पा रहा और बच्चा अपने माँ बाप की सोच को भी नहीं बदल पा रहा। हाँ, हम और आप मिलके इस तरह के इंटरवेंशंस के साथ, जो मैं कर रही हूँ, जो शुमाइला कर रही हैं, जो डॉक्टर साहब ने मुकालमे की सूरत में कर रखा है, हम इन इंटरवेंशंस के साथ उन स्ट्रक्चर्स को चेंज कर सकते हैं। वो बच्चा नहीं चेंज कर पाएगा। आप उसके लिए एक नया स्ट्रक्चर, एक सेफ स्पेस, एक पैरेलल लर्निंग एनवायरनमेंट मैं वैसे ये ट्राई कर सकती हूँ, बना। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि क्योंकि मैं अपने छोटे बहन भाई के लिए पेरेंटिंग रोल भी प्ले करती हूँ, तो ये बड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है कि एक ही वक्त में एक पॉजिटिव स्पेस भी दो और उनके पेरेंट्स भी हो, क्योंकि ट्रिकी है। चलो लेट्स सम टाइम टॉक अबाउट इट, किसी वक्त हाँ, 1 to 1 बात श्योर इंशाल्लाह। जरूर करें।
इंटरेस्टिंग। अच्छा शुमाइला, सवाल किसी और का भी आप कह रहे हैं? सर मियां साहब कह रहे थे कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, लेकिन उनको हैंड रेस नहीं करना आ रहा, तो मैंने कहा मैं मैसेज। ये सब आप हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल मौजूद हूँ। और पहली माजरत फिर हुई गले की खराबी की कि मैं आवाज मेरी तो ठीक नहीं निकल रही। मियां तो साहब आम खाने थे ना? जी आम थोड़े खाने थे ना? अच्छा, तो ये बात है कि थोड़ा नहीं दुरुस्त खाना है, क्योंकि चले थोड़े ज्यादा खाने से पेट खराब होता है, दुरुस्त नादुरुस्त खाने से गला खराब होता है। ठीक है, चले जी। अच्छा, जी मियां। गुजारिश है जी कि हम ये जो पहली बात तो ये बड़ी माजरत के साथ कि हम में से अक्सरियत उस्ताद वो बनते हैं जिनकी जो पहली ऑप्शन वो उस्ताद बनना नहीं होती। तो एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड, वो नौकरी करनी उन्होंने होती है, तो वो उसके लिए जो भी एक उसकी उनकी सोच होती है और जहनीत होती है, वही उस रवैया इसलिए होता है, वो बाय चॉइस नहीं बनते। दूसरी गुजारिश ये है कि हमारे स्कूल में, हाई स्कूल में, सरकारी स्कूल ही था, उसमें बैंड के भी क्लासें होती थी, हाँ जी, स्काउटिंग भी होती थी, स्पोर्ट्स बिल्कुल भी होती थी, वो बिल्कुल बज़्म अदब भी था, उसमें वो बैतबाजी उर्दू तकारीर भी होती थी, अंग्रेजी तकारीर भी होती थी। तो ये वहां से सारे रवैये वहां से सीखे जा सकते हैं। और वेंट्स जो है, ट्रॉमा जो जिसकी बात हो रही है, अगर किसी को थप्पड़ पड़ गया, को पड़ गया, तो उधर से एग्जॉस्ट भी हो जाता था, वो बैलेंस भी हो जी जाता था। तो क्योंकि अब हमारे स्कूल भी प्रॉपर स्कूल नहीं है, जिनके अपने प्ले फील्ड्स नहीं है, दे डोंट हैव एग्जैक्टली स्टेजेस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ये मेरी, अगर हम अब छोटे एक एक सर कनाल में स्कूल, तो उसमें तो स्पेस ही नहीं है। ठीक दो है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने जो की ना। पहली बात, जब कोई शख्स एक ऐसी जॉब में आता है जिसमें वो नहीं आना चाहता था, लेट्स पुट इट दिस वे, एक शख्स एक ऐसी जॉब में आ गया है जिसमें वो नहीं आना चाहता था। डॉक्टर खालिद महमूद हमारे साथ हैं। ये जो नेक्टी का रोल है या किसी भी प्रोफेशनल काउंसिल का रोल है, वो ये है कि उस प्रोफेशन में आने वाले लोगों के पाथवेज तय करे, नंबर 1। और अगर वो किसी भी पाथवे से आ गए हैं तो फिर उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग करे। हाँ कुछ नहीं। तो दो दो बड़े इंपॉर्टेंट रोल हैं दुनिया में प्रोफेशनल काउंसिल्स के। एक तो पाथवे तय करे, हर कोई हर रास्ते से इंडक्ट नहीं हो सकता हो, उसके तयशुदा रास्ते हों कि यहाँ से हो के गुजरोगे, इस ट्रेनिंग से आओगे, इस लर्निंग से आओगे तो क्लासरूम का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। तो एक तो ये तय करना जरूरी है। देखें, हम किसी को अपने बच्चे को दवाई नहीं देने देते कि तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम अपना मुंह बंद करो, मेरे बच्चे की जिंदगी के साथ मत खेलो। सिमिलरली, अ टीचर इज इक्विवेलेंट टू अ डॉक्टर। तो हम किसी को भी अपने बच्चों को पढ़ाने की इजाजत क्यों दे रहे हैं when they have not had any pathway of professional development? और फिर जब वो ऑल्टरनेटिव राउट से आ रहे हैं, ऑल्टरनेटिव राउट इसको कहते हैं कि उन्होंने 4 साल डिग्री नहीं ली, उन्होंने 2 साल डिग्री नहीं ली, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग से आ गए, इसको ऑल्टरनेटिव राउट कहते हैं। अगर वो यहाँ से आए हैं, उनकी फर्स्ट चॉइस टीचिंग नहीं थी, ये पास्ट है, अब वो एक प्रोफेशन में आ गए हैं, तो काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो इनको डेवलप करे, इनके अंदर वो प्रोफेशनल एथिक्स, वो कोड्स ऑफ कंडक्ट, वो प्रोफेशनल नॉलेज, कंटेंट नॉलेज वो ले आए हैं, वो वाला प्रोफेशनल नॉलेज इनके अंदर डाले जिसमें इनको पता हो कि मैंने इंजेक्शन लगाने के बाद सुई तोड़ देनी है। ये वो प्रोफेशनल नॉलेज का कोड ऑफ कंडक्ट है ना। ऐसा ही कोड ऑफ कंडक्ट टीचिंग के लिए चाहिए। और दूसरी बात जो सर आपने की, एक पूरा हिस्सा मेरे मॉड्यूल का ये बता रहा है कि वो तमाम एक्टिविटीज जो पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम का हिस्सा रही हैं, उनका रिवाइवल, कोई नई चीज नहीं। ये जो मैं कहती हूँ ड्रामा, मैं कहती हूँ स्टोरी टेलिंग, एसे राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, आपने बिल्कुल ठीक बात की सर कि ये हमारे स्कूलिंग तक, विच वॉज अंटिल 1980s, एक पूरा ब्लॉग मैंने पिछले दिनों लिखा है क्या हुआ इस कॉम के साथ 1980s में।
कहाँ गए ये सारे सॉफ्ट एलिमेंट्स हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से, जो पूरा एक पूरा का पूरा करिकुलम था, एक को करिकुलर पूरा प्लान था जो इन तमाम चीजों को बिल्ड कर रहा था। वो पीस बिल्डिंग करता है, वो हार्मनी क्रिएट करता है। थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं ये मियाँ साहब जो बात कर रहे थे ना, अभी हमने फैमिली टूर किया हुंजा का, तो मैं ये आफ्टर 34 इयर्स हुंजा के, पहला टूर मेरा कॉलेज के साथ था, कॉलेज के बच्चों के साथ। और ये अब इतना मतलब ऐसी फॉरगॉटन स्टोरी है, कॉलेजेस में टूर खत्म हो गए और अब ये लगता है बिल्कुल कि बड़ी कोई फिक्शनल किस्म की स्टोरी है। ये चिन्योट कॉलेज था, मतलब कोई ऐसा भी कोई बड़ा पहला जो मुझे एकेडमिक लाइफ में जो पहला प्राइज मिला था ना, नॉन एकेडमिक, उसमें वो मिला था कि मैं टेक्सला का विजिट करके आई थी और मैंने आके बच्चों को कहा गया था कि इस पे लिखो जो कुछ तुमने वहां, तो हमने वो पूरा दिन जो था वो एक ऐसे की फॉर्म में लिखा। और मेरे उस ऐसे को उन्होंने ऐसे 2 पेजेस पे, मुझे याद है, नोटिस बोर्ड पे ना ऐसे करके चिपकाया हुआ था और अवार्ड विनिंग ऐसे कहा था। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो सबसे रिच लर्निंग एक्सपीरियंस था। बिल्कुल ठीक। तो टीचर सेड कि मैं साथ नहीं गई थी इस टूर के और मैंने अफशा के ऐसे को पढ़ा है, तो मुझे ऐसे लगा है कि मैं पूरे टूर में इनके साथ थी। अब मेरे लिए वो कितना रिच लर्निंग एक्सपीरियंस था, वो राइटिंग मेरे लिए कितनी रिफ्लेक्टिव राइटिंग थी, और वो एक्नॉलेजमेंट और एप्रिसिएशन आज तक मुझे याद है। अच्छा, मेरी राइटिंग को लोग समझ गए थे। तो ये 2-3 डायमेंशंस हैं। वो आप वाली बात, जब हम टूर्स पे जाते हैं, जब हम बच्चों को ट्रैवलिंग, टूरिज्म, वॉलंटियरिज्म, ये 3-4 चीजें, वी नीड दैट। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जो पीस की थीम है ना, उससे हम इतना मुतासर हुए कि अगला सेशन भी हमने पीस पे रख लिया। अच्छा, ग्रेट। ये मैं शेयर करता हूँ अभी, ये देखिए, जरूर। ये न्यू साउथ एशिया पाथ टू पीस, अमेजिंग। ये डॉक्टर सायरा बानो है। इनका ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन भी है। अच्छा, थोड़ी सी इसमें चेंज है क्योंकि आजकल जो है ना वो अटेंशन के काफी प्रॉब्लम्स हैं इंटरनेट की वजह से। लोग फ्राइडे को याद रखते हैं, तो ये थर्सडे को होगा। थोड़ी सी मेरी मजबूरी है, मुझे ट्रैवल करना है, कराची जाना है फ्राइडे को। डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ थर्सडे तो फ्राइडे ਕੀਤਾ, मैं सारी एक्टिविटीज थर्सडे पे पा ली। वो मुझे याद था आपका, लेकिन थोड़ा सा ये हुआ कि पिछले दिनों जब मैं हुंजा गया हूँ तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वहां से हम कर सकेंगे, नहीं कर सके। हाँ, तो कराची हुए ये रिस्क नहीं लेना चाह रहा था कि फ्लाइट में इशू हो, वहाँ के माहौल में, सोशल इन्वायरमेंट में कोई इशू हो जाए तो हम मिस ना कर दें। तो डॉक्टर साहबा से हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे, तो बड़ी देर के बाद ये बना। तो बहुत माजरत आपके साथ और बाकी दोस्तों के साथ भी, लेकिन ये थोड़ा ये वाला फ्राइडे को करना थोड़ी सी ये मजबूरी। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मजा आया मुझे, मैं बहुत खुश हूँ वाकईतन। तो मैं आपको कुछ चीजें भेजूंगा भी, मेरा ख्याल है, अगर शायद वो आपके काम की हो। मेरा ख्याल था कि मैं सेशन पहले उसके बाद, तो कुछ की जरूरत नहीं रही, अब कुछ की अगर हुई तो मैं आपसे शेयर करूंगा। जरूर भेजें सर, थैंक यू। और भी कोई लोग जो मुझे पता चला छोटे छोटे काम अपनी अपनी जगह पे कर रहे हैं, आई वुड लव टू रीड अबाउट दिस एंड आई लव टू नो मोर अबाउट दिस। आप अपने लिंक्स भेज दें या आप अपने रिसोर्सेज अगर शेयर करें, जरूर। मैं आपसे शेयर करूंगी जो इंटरवेंशंस है ना हमारी ड्रोन की छोटी छोटी सी। जरूर शुमाइला, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू एवरीवन, खुश रहें, सलामत रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।